नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए प्राइमरी और जूनियर सेक्शन जो है उसका चैप्टर वाइज वीडियो और सुपर टेट के लिए हम जैसे कि करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था हमारा चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर जो है वो 1, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है सुपर टेट की, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो प्रश्न है वो सोशल साइंस और साइंस दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहां पर आप जो है वो जाकर देख सकते हैं सभी चैप्टर वाइज वीडियो। तो आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका पार्ट नंबर 2, जिसके अंतर्गत कुल हम 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ 40 ही प्रश्न थे। तो आपका 21 प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, कानपुर, मुंबई या नासिक। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका जो है वो एक केंद्रीय बैंक के अंतर्गत जो है वो आता है, केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। और रिजर्व बैंक भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको भी नियंत्रित करने का कार्य जो है वो करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को। और इसकी स्थापना की बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक एक्ट था, जो था एक्ट आपका 1934 एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना जो है वो हुई थी। मुख्यालय के संबंध में प्रश्न में पूछा गया, तो स्टार्टिंग में जो इसका मुख्यालय था वो था कोलकाता में, यानी कि प्रारंभ में डायरेक्ट पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ था तो कोलकाता में था, जिसे बाद में स्थानांतरित करके जो है वो मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में ये मुंबई आ गया था। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मुंबई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जो कि 1937 में जो है आपका मुंबई आया गया था। कब आया था? तो 1937 में जो है वो आया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक जो है वो सही हो जाएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इनकी जो स्थापना की गई थी वो आप कह सकते हैं विशेषकर जो दूर दराज वाले इलाके होते हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसके क्षेत्र या ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना जो है वो की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्वामित्व है उसकी बात करें तो भारत सरकार और संबंधित जो राज्य सरकार है, या कह सकते हैं उसके जो प्रवर्तक हैं, उन बैंकों के पास जो है इसका स्वामित्व जो है वो रहता है। यहाँ किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो आपका राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 23। प्रश्न अगला है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। संतोष कुमार, वाईवी रेड्डी, और तीसरा चौथा ऑप्शन नीचे दे रखा है, उदय कुमार या डॉक्टर रंगराजन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने जो है वो डिजाइन किया था? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी उदय कुमार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय मुद्रा जो है उसका जो नया प्रतीक चिन्ह है उसका डिजाइन जो उदय कुमार है इन्होंने जो है वो डिजाइन किया था। उदय कुमार जो है वो निवासी कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के निवासी हैं, जो कि आप कह सकते हैं धर्मलिंगम नाम की एक जगह है, या डायरेक्ट आप तमिलनाडु ध्यान रखिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना डिटेल में जो है वो नहीं पूछा जाएगा। तो तमिलनाडु नाम की एक जगह है, इसके जो है वो निवासी हैं। और उसके साथ साथ ये जो है वो आईआईटी गुवाहाटी जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी जो है वो रह चुके हैं। तो उदय कुमार आपके
सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह उदय कुमार के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 24। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सचिंद्र राय, एस मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है वो कौन थे। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख जो है वो सही हो जाएगा। तो सी.डी. जो देशमुख थे, इनके समय की बात करें, प्रश्न में ये चीज अवश्य ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ पर प्रथम भारतीय की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो आपके ओसबोर्न स्मिथ थे, परंतु यहाँ पर प्रथम भारतीय के पूछा जा रहा है, इसलिए आपका सी.डी. देशमुख जो है वो सही हो जाएगा। सी.डी. देशमुख कब से कब तक रहे थे? तो ये आपके 1943 से लेकर के 1949 तक जो है वो जो भारतीय रिजर्व बैंक है गवर्नर जो है उसके पद पर जो है वो रहे थे। इससे पहले कौन थे? तो जेम्स ब्रैड टेलर थे। उनका नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पहला याद होना चाहिए और प्रथम भारतीय याद होना चाहिए। तो पहले व्यक्ति कौन थे, इनका नाम अवश्य ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है ओसबोर्न और पूरा नाम है स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो है इनका नाम है। और ये कब से कब तक रहे थे? तो ये आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, तो यहाँ से लेकर रहे थे ये लगभग 821 दिन तक रहे थे। तो 1937 तक जो है वो अपने पद पर रहे थे। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, तो ये 1 अप्रैल से 30 जून 1937 तक। और भारतीय की बात करें तो ये 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 मई 1949 तक जो है वो रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, वर्तमान में कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? तो वर्तमान में जो है वो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं शक्तिकांत दास। ये जो है वो वर्तमान में आरबीआई के जो है वो गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास जो हैं ये 12 दिसंबर 2018 से लेकर जो है पद इन्होंने ग्रहण किया था और तब से लेकर अभी तक ये जो है वो बने हुए हैं। शक्तिकांत दास जो है, इनसे पहले कौन थे? इससे पहले उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल 2016 से लेकर 2018 लगभग 4 सितंबर 2016 से लेकर 11 दिसंबर 2018 तक जो है वो जो आरबीआई का गवर्नर है उससे पद पर जो है वो बने रहे थे। सारी इंफॉर्मेशन हो गई। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हमेशा लेकर आता हूं, आगे भी इसी प्रकार लेकर आता रहूं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 25। प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसकी विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन या उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है वो नहीं है। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी सेवा प्रयोजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको एक लाइन में समझिए तो कह सकते हैं जिस अर्थव्यवस्था में लाभ की भावना से कार्य करें, आप लाभ अपना प्रॉफिट ढूंढें, तो वो आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कहलाती है। और ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेवा। सेवा क्या, सेवा भाव क्या लाभ में आती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो आप ऑप्शन सी को ऐसे ही टिक कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा भी इसके बारे में पता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। ये प्रश्न आपसे सुपर टेट में पूछा जा सकता है, अन्य कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा सकता है। तो अमेरिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 26। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है? देश की आय और व्यय का, देश का निर्यात और आयात का, देश का कर राजस्व और खर्च का, देश की पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का निर्यात और आयात जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन जो है किन दोनों
देश या कह सकते हैं दोनों के बीच का अंतर होता है। देखिए व्यापार संतुलन इसको समझते हैं क्या होता है। तो व्यापार संतुलन कह सकते हैं एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करता है। आप देखते हैं कि जो आयात होता है, निर्यात होता है, तो एक ये बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि आपके देश से सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है बाहर की जाने की बजाय निर्यात आयात की जा रही है, निर्यात आपका जो है वो घट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालता है। इसी को आप कह सकते हैं कि एक देश में आयात की तुलना में अधिक निर्यात देश की जो मुद्रा होती है उसको मजबूत करने और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा जो है वो एक संकेतक के रूप में जो है वो देखा जाता है। आयात निर्यात क्या होता है? आयात का मतलब आ क्या लग रहा है? जैसे आप किसी को बुलाते हैं, कहते हैं आओ, तो सेम वही चीज है, इससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं। आने से मतलब है कि कोई भी गुड्स मतलब कोई भी आप कह सकते हैं वस्तु जो कि बाहर से हमारे देश में आ रही है वो आपकी आयात होती है। सेम जस्ट इसके अपोजिट निर्यात, यानी कि आपके देश में बनी कोई वस्तु किसी बाहर जगह जा रही है वो आपका निर्यात होता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी हो रही है, तो बाहर जिस देश में चीनी नहीं हो रही है तो वहां पर चीजों का निर्यात किया जाता है, यहाँ से भेजी जाती है। सेम चीज यहाँ पर जो चीज कम हो रही है बाहर से मंगाई जा रही है तो वो आयात होता है। तो यही एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है, वही आपका यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 27। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? ट्रेड सेक्टर से, शेयर मार्केट से, क्रेडिट मार्केट से या घुड़दौड़ से? चारों ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी शेयर मार्केट बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। शेयर मार्केट ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आंतरिक व्यापार लिखा हुआ है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो लोग ये कह सकते हैं वे लोग जो किसी भी कंपनी या संगठन के डायरेक्टर हों या उच्च रैंकिंग के अधिकारी हों या ऐसे लोग जिनके पास कंपनी के 10% से अधिक शेयर हों, शेयर खरीदे जाते हैं तो वही शेयर हों, तो इन्हें हम इनसाइडर के नाम से जो है वो जानते हैं। और आंतरिक व्यापार जो है आपका क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यही आपका यहाँ पर पूछा है किससे संबंधित होता है, तो शेयर मार्केट से जब जो है वो ये संबंधित होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 28। प्रश्न आपका है संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? निरक्षरता उन्मूलन के लिए, बाकी ऑप्शन नीचे हैं, पोलियो उन्मूलन के लिए, एड्स समाप्त करने के लिए या बेरोजगारी समाप्त करने के लिए। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से जो है वो प्रारंभ की गई थी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एड्स यानी कि HIV समाप्त करने के लिए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो योजना है वो आपकी दो कंपनी है, पहली आपकी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये आपकी एक कंपनी है। और एक और कंपनी है हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन टेस्ट। तो ये जो है ट्रस्ट, ये जो है इसके द्वारा एड्स यानी कि HIV है उससे जागरूकता चलाने के लिए कार्यक्रम इनके द्वारा जो है वो चलाया गया था। संकल्प परियोजना, नाम ध्यान रखिएगा, संकल्प परियोजना किससे संबंधित है? तो HIV या एड्स समाप्त करने के लिए संबंधित है, जो कि इनके द्वारा जो है वो चलाया गया था। दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 29। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है उनको LPG गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, बच्चों को वृहद स्तर पर प्रतिरक्षण के अभियान से या इनमें से कोई नहीं। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो LPG कनेक्शन से संबंधित है, यानी कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको LPG गैस के वितरण से जो है वो संबंधित है। जो उज्ज्वला योजना है जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत लगभग 5 करोड़ BPL धारक, BPL क्या होता है?
बिलो पोवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो बीपीएल धारक जो परिवार थे उनको गैस देने की जो योजना है वो जो है इसमें दी गई थी। और इसमें लगभग बताया गया था कि 800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी जो है वो किया गया था। कोई भी योजना होती है उसमें सभी पैसा जो है बताया जाता है कि इतना इतना इसमें प्रावधान जो है वो किया गया, या कह सकते हैं जो बजट पेश होता है उसमें भी बताया जाता है। और ये योजना है मुख्य रूप से जो भारत सरकार है उसके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो है वो चलाई गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो है इसे चलाया जा रहा है और वर्तमान में भी जो है ये कार्यरत है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी कि SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं चलिए इसका उत्तर। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार जो है उसका एक उपक्रम है जो कि आपका 1 दिसंबर 1997 से जो है वो लागू किया गया था। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत आपके शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, रोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों के आप कह सकते हैं अवसर उपलब्ध कराना जो है वो सुनिश्चित किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 31, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? तो इसके वर्तमान में नाम में चेंज थोड़ा सा हो गया है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना डैश ग्रामीण या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस टाइप से जो है इसका नाम जो है वो हो गया है। पहले इसका नाम केवल और केवल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, जिसमें अब दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी जो है वो जोड़ दिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 32, कि किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था और कहा था कि अगले वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देखेंगे। तो 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कौन सा सही होगा। वैसे लगभग सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल सही बताया था। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जीडीपी लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म आपको अवश्य पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो जीडीपी की फुल फॉर्म जो है वो होती है। और सबसे अधिक भारतीय राज्य के अंतर्गत बात करें तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 33, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका प्रारंभ किस वर्ष जो है वो हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 1951 जो है उसमें भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रारंभ जो है वो किया गया था। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है इसमें किन किन क्षेत्रों को जो है प्रायोरिटी रखा गया था? तो 3 क्षेत्र थे आपके, एक आपका कृषि था, दूसरा आपका बिजली था और तीसरा आपका सिंचाई था। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनमें लक्ष्य जरूर रखे गए थे, तो अलग अलग पंचवर्षीय योजना में अलग अलग लक्ष्य थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना में इन तीनों पर फोकस किया गया था। कब से कब तक चली थी? तो 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। लक्ष्य भी रखा गया था परसेंटेज की कितना विकास होगा, तो 2.1% वृद्धि दर की एक लक्ष्य रखा गया था, परंतु प्राप्त जो है उससे ज्यादा हुआ था। 3.6% जो है ये प्राप्ति हुई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 34। प्रश्न कह रहा है कि भारत में लिंग अनुपात की गणना जो है वो कैसे की जाती है? प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या प्रति 100 पर स्त्रियों की संख्या। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है इससे जो लिंग अनुपात है वो निकाला जाता है। वर्तमान में लिंग अनुपात कितना है?
तो आपका 1000/943 सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 943 है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 35। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज्यादा है? चार ऑप्शन है, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मिजोरम। आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में केरल राज्य नहीं दिया गया है, उसको थोड़ा सा घुमा कर जो है वो दिया गया है, यानी कि ऑप्शन में ना देकर जो साक्षरता दर में आपके उसके बाद के जो राज्य आते हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। परंतु यदि केरल आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो केरल को टिक करिएगा, ये साक्षरता दर में सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसमें लगभग 93.91% तक जो साक्षरता दर है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें उत्तर कौन सा सही होगा, तो आपका मिजोरम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर, जिसमें परसेंटेज की बात करें तो लगभग 91.56% जो है वो साक्षरता दर देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 36 कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जो है वो जानते हैं। अब वर्तमान में यदि बात करें भारत का जनघनत्व कितना है, तो आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो है आपका हो जाएगा। ये जितने भी वर्तमान की बात कर रहा हूँ ये सभी आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि जब तक नेक्स्ट जनगणना नहीं हो जाती तब तक आपका 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं वही जो है वो मान्य होंगे। भारत के शीर्ष जो घनत्व वाले राज्य हैं उनकी बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है बिहार, दूसरे नंबर पर आपका आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर आता है आपका केरल, और उत्तर प्रदेश भी आप याद रख सकते हैं, तो चौथे नंबर पर आपका यूपी जो है वो आता है। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है, यानी कि प्रति वर्ग किलो, यानी कि प्रति जो किलोमीटर निकाला जाता है, यहाँ पर देखिए जो मैंने एक वैल्यू लिखी थी व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति लोग जो है वो निवास करते हैं, तो बिहार में यही जो है वो 1106 व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। तो ये आपका है जनसंख्या घनत्व, जो कि आपका ऑप्शन में क्या था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 37 कि माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? गरीबों से, रोजगार से, रोगों से, या जनसंख्या से? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जनसंख्या और जो संसाधन है उनके बीच संबंधों पर विचार करने का जो प्रथम श्रेय है वो किसको जाता है, तो रॉबर्ट माल्थस को जानता है। इनका नाम था माल्थस, इसी को इन्होंने माल्थुसियन सिद्धांत के नाम से लिखा है। इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था वो 1978 जो है इसके एक लेख जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें जो है वो प्रकाशित भी किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 38, कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? ए, बी, सी या डी? चार ऑप्शन है, आपको बताना है। सुलभ कर्ज विंडो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी IDA सही हो जाएगा, जिसको मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी की जो है वो फुल फॉर्म जो है वो होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और इसका मुख्यालय यदि पूछा जाए कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं 39। प्रश्न आपका क्या है, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व स्वास्थ्य संगठन? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सुपर टेट में जितने भी यहाँ पर ये सूचकांक आप देख पा रहे हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे 2019 वाला, तो सूचकांक उसमें बहुत पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर पूछ लिया गया किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष
1990 में 1990 में जो है पहला मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया गया था। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें कहीं बताई नहीं जाती हैं और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो है कब आया था। अब देखिए वर्तमान की बात करते हैं, तो मानव विकास सूचकांक 2020 की बात करें तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। 2020 में बात करें तो फरवरी माह यानी 1 फरवरी 2020 को रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें भारत की रैंक जो है वो आपकी 129 यानी कि 129वीं रैंक जो है ये आपकी सबसे लेटेस्ट है। इससे पहले जो वर्ष था उसमें भारत की रैंक 130 थी, जिसमें आप कह सकते हैं 1 नंबर का सुधार हुआ है और 129 जो है वो वर्तमान में रैंक है। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कुल कितने देशों के बीच में ये रैंकिंग आई है, तो 189 जो है वो कुल देश थे, जिसमें भारत की रैंक जो है वो 129 थी। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका क्या है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मार्शल ने, क्लार्क ने, सुपीटर ने या जॉन रॉबिन्सन ने। आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आगे आने वाले वीडियो के मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और बालाजी स्टडी अड्डा डायरेक्ट भी सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन, सारी चीजें जो है वो मिलती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो शुभ पीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका मानना क्या था कि जब कोई नया परिवर्तन या खोज किया जाएगा तो उससे होने वाला जो लाभ है इसके इनाम के रूप में मिलेगा, तो ये शुभ पीटर है इनके द्वारा बताया गया था। इनका पूरा नाम था जोसेफ शुभ पीटर, और ये जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो ऑस्ट्रिया में जो है इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और एक अमेरिकन अर्थशास्त्री और राजनीतिक के रूप में जो है वो जाने जाते थे। 1919 में ये ऑस्ट्रियन वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ऑस्ट्रियन वित्त मंत्री के रूप में 1919 में भी जो है वो कार्य कर चुके हैं। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं इस पार्ट के, और ये हमारा चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम इसका आगे वाला जो चैप्टर होगा वो देखेंगे। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप जो है उसका सदस्य जो है वो नहीं है। ब्राजील, रूस, चीन या इंडोनेशिया। ऑप्शन ABCD भी आप बता सकते हैं, नाम भी टाइप करके बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।